बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हम क्लास 12 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसी चैप्टर नंबर 13 के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर नंबर 13 की तमाम वीडियोस देखी होंगी उनके लिए आज इन शॉर्ट क्वेश्चंस को समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो जिन बच्चों ने अभी तक इस चैप्टर नंबर 13 की वीडियोस लेक्चर्स नहीं देखे तो वो पहले वीडियोस लेक्चर्स देखें, उसके बाद वो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने तमाम वीडियोस देखी है तो उनके लिए आज के इन शॉर्ट क्वेश्चंस में कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उनका फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें पता चल जाएगा कि उसका आंसर कितना लिखना है और किस तरह से लिखना है। ये बात इस वीडियो में आपको फ़ायदा देगी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 13.1, जिसकी स्टेटमेंट है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कॉपर वायर। कि आपके पास एक कॉपर वायर है, उसके एंड्स पे आपने क्या करना है जी, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। तो मीन्स कि आपके पास एक कॉपर वायर है जिसको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर कॉपर वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा जब ये दो बातें होंगी। नंबर 1, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये आपने बताना है। और डिक्रीजिंग द लेंथ एंड टेम्परेचर ऑफ द वायर। जब आप वायर का टेम्परेचर या लेंथ डिक्रीज़ करते हैं तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है ये बात आपने बतानी है। तो इन दो पार्ट्स का आपने आंसर देना है। अब ये चीज़ हम पहले के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। करंट थ्रू अ मेटालिक कंडक्टर का टॉपिक आपको पढ़ाया था, उसमें ये चीज़ हमने आपको बताई हुई है, लेकिन एक दफ़ा फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि आपने किस तरह से इनका आंसर लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखते हैं जी। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इट गेन्स इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैथमेटिकली हम रिलेशन इसका यूज़ कर चुके हैं पहले, हम यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करेंगे, जस्ट उसका मैथमेटिकल फार्मूला डिस्कस करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू ई, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होती है आई ओवर एन इंटू ए इंटू क्यू, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर होती है डेल्टा वी ओवर एन ए क्यू इंटू आर। अगर ये वाला रिलेशन देखें म्यू ई, तो ये हमने पहले यूज़ नहीं किया। यहाँ पे आपको एक और MCQs मिल गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो म्यू इंटू ई के भी बराबर होती है। यहाँ पे जो म्यू का सिंबल यूज़ किया गया इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी या मोबाइलिटी, और जो ई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह आई यहाँ पे करंट है और एन जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ए एरिया है, क्यू की जगह आप स्मॉल ई भी यूज़ कर सकते हैं कि मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू। या फिर अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर होता है, आई की जगह आप डेल्टा वी ओवर आर या वी ओवर आर भी लिख सकते हैं। तो ये वाला भी रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ही है। तो अब स्टूडेंट्स इस थर्ड वाले रिलेशन में अगर आप गौर से देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर याद रखिएगा कि डेल्टा वी क्या है जी, इज़ प्रोपोर्शनल इज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। कि डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि कंडक्टर के अक्रॉस या एंड्स पे अप्लाई किया गया है। द रिलेशन अबव शोज दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। इसका मतलब इस रिलेशन से हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का हमने आंसर देख लिया, इस तरह से आपने उसको राइट करना है। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि अगर वायर की लेंथ या टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट का आंसर देखिएगा कि एज वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आर है हमारे पास रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर इस रिलेशन में हम गौर से देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो आर के क्या है, इन्वर्सली। अगर आर के इन्वर्सली है तो आर लेंथ के क्या है, डायरेक्टली। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ के भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसीलिए हमने लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। ठीक है जी। अब इस रिलेशन से आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि व्हेन लेंथ ऑफ द वायर इज डिक्रीज्ड
जब आप लेंथ को डिक्रीज़ करते हैं द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल आल्सो डिक्रीज़, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। दस वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज़, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज़, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज़ कर जाएगी। इसका मतलब हम शॉर्टकट यही कहेंगे कि अगर हम वायर की लेंथ डिक्रीज़ कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंथ के। इसी तरह अगर हम दूसरी बात देखें कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो एज़ वी नो दैट रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको वीडियो में MCQs बनवाया हुआ है। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल डिक्रीज़, अगर आप रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करते हैं विद द डिक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर, तो इसका मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी। दस द वैल्यू ऑफ करंट विल इंक्रीज़, तो करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाए, तो ड्यू टू विच द ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल आल्सो इंक्रीज़, तो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो ये चीज़ हम ऊपर वाले रिलेशन में देख चुके हैं। तो इसका मतलब हम शॉर्टकट यही कहेंगे कि अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13.2 की तरफ कि डू दी बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कि अगर हमारे पास एक वायर हो उसको हम बेंड कर दें तो आपने उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है ये बात बतानी है। तो इसको एक्सप्लेन करें जी। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ किया हुआ है कि R इज़ इक्वल टू रो, ये डेंसिटी हमारे पास रो इंटू L/A, तो ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। तो इस फार्मूले से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस पे तभी फ़र्क पड़ेगा जब लेंथ और एरिया में चेंज आएगा। तो हमने तो स्टेटमेंट में देखा कि वो कह रहा है कि अगर वायर को बेंड कर दें तो फिर आप बताएं कि उसकी रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर वायर को बेंड करोगे तो ना तो उसकी लेंथ में चेंज आएगा ना ही उसके एरिया में चेंज आएगा, तो इसीलिए रेजिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी बात को हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है, तो इसको आप खुद देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है जी 13.3, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट आर द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर्स गिवन इन द फिगर A एंड B। स्टूडेंट्स ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप बुक से देखेंगे कि आपकी बुक में इस क्वेश्चन की दो डायग्राम बनाई गई है A एंड B। तो A एंड B में आपके पास जो रजिस्टर यूज़ किए गए हैं उनके बैंड के कलर मेंशन किए होंगे, आपने कलर को देखकर रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है A एंड B की। उसके बाद व्हाट इज़ द टॉलरेंस ऑफ ईच, और दोनों में से आपने हर एक की टॉलरेंस भी बतानी है दोनों की। एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन्ड बाय टॉलरेंस, और टॉलरेंस का जो वर्ड यूज़ किया जा रहा है इसका मतलब भी आपने बताना है या इसके मतलब को आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी, टॉलरेंस के वर्ड को आपने एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले जो आपको डायग्राम A दी गई है उसमें हमने उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आप बुक से ये डायग्राम देखिए कि जो A डायग्राम है उसमें फर्स्ट बैंड का कलर ब्राउन है, सेकंड का ग्रीन है, थर्ड का रेड है और लास्ट का क्या है जी, फोर्थ बैंड का कलर कौन सा है, गोल्ड। तो ये A डायग्राम की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जो फर्स्ट बैंड है उसका कलर जो हमारे पास है वो ब्राउन है, तो ब्राउन का हमारे पास फर्स्ट डिजिट ही आएगा, हम उसका नंबर यूज़ करेंगे 1 होगा। इसी तरह सेकंड बैंड जो हमें दिया गया वो ग्रीन है, तो ग्रीन का नंबर 5 होता है। इसी तरह थर्ड बैंड जो है वो हमारे पास रेड कलर का है, तो उसकी जगह हम नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ लिखते हैं। तो कितने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ आ जाएंगे जी, 2, क्योंकि रेड का हमारे पास नंबर क्या होता है 2, तो उतने हम 0 लगा देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1500 ओहम। तो फोर्थ वाला बैंड हमारे पास A डायग्राम में गोल्ड कलर का है, तो गोल्ड कलर की जो टॉलरेंस होती है वो 5% होती है, तो 5% जो टॉलरेंस है वो हम इस 1500 में ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो इस तरह हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी A डायग्राम में वो आएगी 1500 ± 5%। ±5% का मतलब आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि 5 / 100 × 1500, तो ये आपके पास 5% यहाँ का निकाल के वो एक दफ़ा ऐड भी करोगे 1500 में और एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। उन वैल्यूज़ के अंदर आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो लाई करेगी। इसी तरह जो सेकंड B डायग्राम होगी, B डायग्राम में जो फर्स्ट कलर हमारे पास दिया गया है, फर्स्ट बैंड का कलर वो येलो है, तो येलो का नंबर 4 है। सेकंड बैंड जो हमें दिया गया है उसका कलर वाइट है, तो वाइट का नंबर 9 है। इसी तरह थर्ड बैंड का कलर ऑरेंज है, तो ऑरेंज का यहाँ पे हमारे पास नंबर 3 होता है, तो नंबर 3 0 हम लगा देंगे। तो इसकी जो रेजिस्टेंस बनती है वो 49,000 ओहम बनती है। और जो फोर्थ बैंड का कलर है हमारे पास वो सिल्वर है, तो सिल्वर की टॉलरेंस कितनी होती है, 10%। तो ये 10%
10% हम इसमें प्लस माइनस कर देंगे। तो इस तरह ये हमारे पास जो सेकंड बी डायग्राम है उसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी 49,000 प्लस माइनस 10%। तो 10% कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 49,000। तो ये आपके पास 10% आएगा। उसको आप इसमें ऐड भी करोगे इस वैल्यू में और सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो आपके पास दो वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू के अंदर अंदर जो आपके रजिस्टर की वैल्यू लाई करेगी। अब आते हैं टॉलरेंस क्या है। तो टॉलरेंस gives information about the possible variation of the resistance from the marked value, कि जो आपके पास 49,000 जिस तरह ये वैल्यू आई है ये आपके पास मार्क्ड वैल्यू है, तो इसके अंदर कितनी वेरिएशन पॉसिबल हो सकती है। तो वो आप 10% निकालोगे तो जब ऐड करोगे 49,000 में और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगे। उन वैल्यूज़ के बिटवीन जो है आपके रजिस्टर की वैल्यू जो है वो लाई करेगी। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी हुई है, वीडियो में भी यही एग्जांपल दी थी मैंने कि अगर 1000 ओम रजिस्टर है तो उसकी टॉलरेंस जो है 10% आपने फाइंड करनी हो तो वेरिएशन आप देखते हैं किस तरह से आएगी। 10% बनता है जी 1000 का, मेरा ख्याल है कि 100, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो 100 ही आएगा ना, 100 ही आएगा। तो इस 1000 में से 100 को अगर माइनस करें तो कितना आता है? 900 आता है, ठीक है। ये 900 आ गया और ऐड करेंगे तो 1100 बनेगा। तो 900 to 1100 ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसके अंदर अंदर आपके रजिस्टर की वैल्यू लाई करेगी। तो ये है टॉलरेंस का मीनिंग। यहाँ पे टॉलरेंस क्या बता रही थी? वेरिएशन बता रही है। तो पॉसिबल वेरिएशन ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द मार्क्ड वैल्यू, ये उसका मतलब होगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 13.4। 13.4 की स्टेटमेंट है, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर, के टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ क्यों जाती है, ये आपने बताना है। तो इस चीज़ को हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा जब हमने कंडक्टर की एग्जांपल ली थी कि कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करती है? उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है। जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो वो फास्टली कंडक्टर में मूव करते हैं। तो जब वो एटम्स या पॉजिटिव आयंस के साथ कोलाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है वो एटम्स या पॉजिटिव आयंस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जैसे ही उन पॉजिटिव आयंस को एनर्जी मिलती है तो उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। मीन्स के उन एटम्स का या पॉजिटिव आयंस का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। तो वाइब्रेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आके कोलाइड करेंगे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जाके एटम से कोलाइड करते हैं तो वो अपनी एनर्जी उन एटम्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिनकी वजह से उन एटम्स का या पॉजिटिव आयंस का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, मीन्स के वाइब्रेशन बढ़ जाती है। तो वो हमारे पास जो एटम्स होते हैं कंडक्टर में वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसी तरह यही आंसर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं रीड कर देता हूँ कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद एटम्स ऑफ द कंडक्टर। यही बात मैंने आपको बताई है। एज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स इन द कंडक्टर इंक्रीजेज। The chance of collision between free electrons and atoms of the conductor also increases। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम्स के साथ जो उनकी collision है उसका चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। As a result the resistance of the conductor rises with temperature। तो इस तरह से आपने आंसर राइट करना होगा। क्वेश्चन नंबर जी 13.5 कि what are the difficulties in testing whether the filament of a lighted bulb obeys Ohm's law। शॉर्टकट इसको समझाता हूँ कि वो कहना चाह रहे हैं कि जब आप फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब यूज़ करते हैं तो फिर ओहम लॉ जो है वो वहाँ पे ओबे क्यों नहीं करता। इस तरह आप इसकी सेंस यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये चीज़ हम ओहम्स लॉ के टॉपिक में सेकंड केस डिस्कस कर चुके हैं, जब मैंने आपको हीटेड फिलामेंट की एग्जांपल दी थी और ग्राफ भी बनवाया था। तो आपकी बुक में भी ये ग्राफ मेंशन किया गया है। तो याद रखिएगा जब आप किसी भी बल्ब को सर्किट में कनेक्ट करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इनिशियली जो हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस होती है, उसका टेम्परेचर होता है या उसकी फ़िज़िकल स्टेट होती है वो कांस्टेंट रहती है इनिशियली। लेकिन जैसे जैसे हमारे पास करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है तो उसके बाद फाइनली हम ये बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस, टेम्परेचर और फिज़िकल स्टेट है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें आपको देखने को मिला होगा, वीडियो के अंदर भी आपको याद होगा कि शुरू में तो वो हमारा ग्राफ जो है वो कांस्टेंट आता है, लेकिन कुछ देर के बाद जब करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो फिर हमारे पास जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि
कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती तो फिर जो फिलामेंट बल्ब का केस होगा उसमें हम ओहम्स लॉ को ओबे नहीं कर सकते। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओहम्स लॉ इम्पोजेस अ कंडीशन दैट द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर शुड रिमेन्स कांस्टेंट, कि अगर आप ओहम्स लॉ को ओबे करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए जी, कंडक्टर की कांस्टेंट होनी चाहिए। जबकि इस हीटेड फिलामेंट बल्ब वाले केस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे ओहम्स लॉ ओबे नहीं कर रहा। इन केस ऑफ लाइटेड बल्ब द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट राइजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं ना, आप बल्ब को अगर हाथ लगाएंगे तो वो हीट अप होगा, तो इसीलिए हम कहेंगे कि वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है with the passage of time. Due to this rise of temperature, the resistance of the filament changes, which results in the failure of Ohm's law. तो जिस टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे ओहम लॉ जो है वो फेल हो जाएगा। सो द राइजेज ऑफ टेम्परेचर इज़ द मेजर डिफ़िकल्टीज़। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास डिफ़िकल्टी जो हमें सामना करने पड़ रही है वो किसकी है जी, टेम्परेचर की है। क्वेश्चन नंबर 13.6 है जी, इज़ द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट 220 वोल्ट लाइट बल्ब देन इन अ 100 वाट एंड 220 वोल्ट बल्ब। मतलब इस क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको दो केस दिए गए, एक है जी हमारे पास फिलामेंट जिसमें 500 वाट पावर है और 220 वोल्टेज है, और दूसरा हमारे पास बल्ब है जिसमें 100 वाट पावर और 220 वोल्ट वोल्टेज दी गई है। तो अब आपने बताना है कि दोनों केसेस में से किसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है या किसकी कम है, ये आपने कंपैरिजन करना है। तो याद रखिएगा, इसमें आपके पास दो फार्मूला यूज़ हो सकते हैं, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या फिर पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि हम कौन सा यहाँ पे रिलेशन यूज़ करें? तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, यहाँ पे वोल्टेज को देखें, पोटेंशियल को देखें, ये भी 220 वोल्ट है और ये भी 220 वोल्ट है। तो दोनों केसेस में जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट है। तो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो फिर हम कौन सा रिलेशन यूज़ करते हैं? वीडियो में मैं बता चुका हूँ आपको, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो इसका मतलब हम आई स्क्वायर आर वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे बल्कि ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। तो इसमें V कांस्टेंट होगा तो पावर का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन क्या बनेगा? इनवर्स। तो आप डायरेक्ट आंसर यहाँ से दे सकते हैं। देखें, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम, जिसकी पावर कम उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो पहले केस में पावर क्या है? ज़्यादा। तो इसका मतलब पहले केस में अगर पावर ज़्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? कम। दूसरे केस में देखें पावर क्या है? कम, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज़्यादा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसी चीज़ का हमने यहाँ पर मैथमेटिकल प्रूफ किया हुआ है कि देखें रेजिस्टेंस जो R1 आ रही है वो कितनी है? 96.8 और R2 की वैल्यू आ रही है जी 484। तो रेजिस्टेंस R2 जो है वो ज़्यादा है, उसकी वैल्यू लार्ज है, और R1 की वैल्यू स्मॉल है। तो ये आप इस तरह से आंसर को राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर है जी 13.7, डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूसली वेरिइंग पोटेंशियल। वो कहता है आप ऐसा सर्किट डिस्क्राइब करें जिसमें आपके पोटेंशियल की वैल्यू कंटिन्यूसली वेरी कर रही हो। तो ये चीज़ भी हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जब आपको पोटेंशियोमीटर मैंने पढ़ाया है तब भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। और अगर हम रियोस्टेट को जब एज अ पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज़ कर रहे थे तब भी आपको यही देखने को मिला होगा। तो अगर आपको टॉपिक याद है तो आप बिल्कुल यहाँ पर ईजिली डिस्कस कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक सेल लिया हुआ है जी जिसकी EMF E है, और यहाँ पे एक रजिस्टर यूज़ किया हुआ है। अगर यहाँ से आप इस स्लाइडिंग टर्मिनल C को आगे पीछे वेरी करेंगे तो आपके पास कंटिन्यूसली यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये आपके पास सेम वही पोटेंशियोमीटर वाला केस है। तो इसको आप खुद यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, और आंसर किस तरह से लिखना है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इक्वेशंस मैंने आपको समझाई हुई हैं वीडियो में, और उसकी थ्योरी, उसकी बिल्कुल फिजिकल मीनिंग, यहाँ पे उसकी डायग्राम बड़ी डिटेल में समझाई हुई है। तो आप इस तरह से इसको राइट कर लेंगे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 13.9, जिसकी स्टेटमेंट है एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज व्हेन द करंट ड्रा फ्रॉम इट इज़ इंक्रीज्ड। जब सर्किट में करंट ड्रा करते हैं या करंट की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो फिर बैटरी के टर्मिनल जो पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो डिक्रीज क्यों कर जाता है?
इसको आपने एक्सप्लेन करना है। तो स्टूडेंट्स ये वो क्वेश्चन बनता है जब अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ का टॉपिक पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें आपको 3 शॉर्टकट एमसीक्यूज़ बताए थे, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और चार्जिंग ऑफ बैटरी या सेल। तो ये 3 मैंने आपको एमसीक्यूज़ बनवाए थे। उसका ये पहला केस है कि जब आपका सर्किट क्लोज होगा तब आप जाहिर सी बात है वहाँ से करंट को ड्रॉ करेंगे। तो अगर वहाँ पे आपके करंट की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही थी। ये चीज़ हम आपको अच्छे तरीके से बता चुके हैं। सेम वही आंसर आपने यहाँ पर राइट करना है। तो ये हम इक्वेशन पढ़ चुके हैं जी, VT इज़ इक्वल टू E माइनस IR। अब यहाँ पे क्लियरली आपको खुद इक्वेशन बता रही है कि अगर यहाँ पे I की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो इसका मतलब R जो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, मतलब बैटरी का अक्रॉस जो हमारे पास पावर लॉसेस होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये ओवरऑल वैल्यू, ये जो टोटल हमारे पास वैल्यू, इसका रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो जब ये बड़ी वैल्यू इसमें से माइनस कर दी जाएगी तो इसका मतलब ओवरऑल इस सारी चीज़ का जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, कम आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं वो आंसर किसका होगा, VT का। तो VT जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी या डिक्रीज़ कर जाएगी। तो करंट के इंक्रीज़ करने से VT की वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाएगी। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे राइट की हुई है। ये चीज़ हम आपको वीडियो में भी बहुत अच्छे से बता चुके हैं। तो उसके बाद आते हैं लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 13.9 कि व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज है कि आप बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज़ यूज टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे मैंने डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पे डायग्राम भी बनाएंगे। तो जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जस्ट आप यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट लिखेंगे और साथ ही डायग्राम बना के उसका मैथमेटिकल रिलेशन लिख देंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी और आपने साथ साथ इसको समझना है और साथ साथ इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे राइट करते जाना है ताकि आपके पास वो बाद में महफूज रहें। जब आपके पेपर आएँ तो आप वहाँ से तैयार कीजिएगा। इस तरह से अगर आप आंसर लिखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।